हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उद्यम विरोध की राजनीति। राहुल गांधी एक बार फिर जिस तरह अदानी समूह को घेरने में जुट गए हैं, उससे यही लगता है कि वह यह समझने को तैयार नहीं कि ऐसे मुद्दे भले ही खबरों का हिस्सा बन जाते हों, लेकिन उनसे कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होता। राहुल गांधी एक लंबे समय से यह साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार चंद उद्यमियों के लिए ही काम कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय वह देश भर में घूम घूम कर यह कह रहे थे कि मोदी सरकार ने राफेल विमान सौदे में एक विशेष कारोबारी को अनुचित लाभ पहुंचाया है। एक बार वह यहाँ तक कह गए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है जो वह कह रहे हैं। उन्हें अपनी इस गलत बयानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। इससे उनकी अच्छी खासी किरकिरी हुई, लेकिन वह कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं हुए। जब मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून लाई तो राहुल गांधी इन कानूनों को अदानी अंबानी कानून की संज्ञा देकर किसानों को बरगलाने लगे, जबकि ऐसे कानून बनाने का वादा खुद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। जब अदानी समूह को लेकर अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई तो राहुल गांधी नए सिरे से इस समूह और मोदी सरकार पर हमला करने में जुट गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक समिति ने हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच करने के बाद यह पाया कि पहली नज़र में किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं दिखता। फिर भी राहुल गांधी अदानी समूह और मोदी सरकार पर उल्टे सीधे आरोप लगाते रहे। अब वह यह कह रहे हैं कि जैसे ही कोई अपने घर में बल्ब जलाता है, अदानी की जेब में पैसा चला जाता है। पहले वह यह आरोप उछाला करते थे कि अदानी समूह ने 20,000 करोड़ का घपला किया है। अब वह इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि घपले की राशि 32,000 करोड़ रुपए है। पता नहीं वह ऐसे आंकड़े कहां से लाते हैं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि वह कीचड़ उछालने की राजनीति कर रहे हैं। यदि उन्हें अदानी समूह से इतनी ही शिकायत है तो फिर वह कांग्रेस शासित राज्य सरकारों से यह क्यों नहीं कहते कि वे इस समूह से कोई संबंध न रखें। राहुल गांधी उद्यमियों को लांछित करने की जो राजनीति कर रहे हैं, वह वाम दलों की उद्यम विरोधी राजनीति को भी मात करने वाली है। वास्तव में उनकी राजनीति उद्यमशीलता को हतोत्साहित और कारोबारियों को बेवजह बदनाम करने वाली है। दुर्भाग्य से कुछ और नेता भी यही काम कर रहे हैं। इसका पता उस मामले से चलता है जिसमें यह सामने आया कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक कारोबारी समूह को अनुचित लाभ पहुंचाने और अदानी समूह को निशाना बनाने के इरादे से संसद में तमाम सवाल पूछे। पॉलीथीन पर पाबंदी। पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में पॉलीथीन पर प्रतिबंध को लेकर लंबे समय से कसरत चल रही है, लेकिन यह अभी तक धरातल पर मूर्त रूप नहीं ले पाई है। वह भी तब जबकि सरकार से लेकर शासन और हाईकोर्ट तक इससे लेकर चिंता जता चुके हैं। अब हाईकोर्ट ने फिर से पॉलीथीन
प्लास्टिक को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही अन्य राज्यों से आ रही पॉलीथीन को सख्ती से रोकने और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली बनाने के निर्देश सरकार को दिए हैं। साफ है कि हाईकोर्ट भी राज्य में पॉलीथीन प्लास्टिक कचरे से उत्पन्न खतरों को लेकर चिंतित है। अब सरकार को इस मामले में मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होगी। यद्यपि राज्य में पॉलीथीन कैरी बैग के निर्माण, भंडारण व उपयोग पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके लिए बनाए नियम कानूनों का कहीं भी कड़ाई से अनुपालन नहीं हो रहा है। तंत्र इसे लेकर पूरी तरह से उदासीन रुख अपनाए हुए हैं। यह बात अलग है कि कभी कभार दिखावे के लिए अभियान अवश्य चलाए जाते हैं, लेकिन फिर स्थिति जस की तस हो जाती है। वर्तमान में न केवल बड़े पैमाने पर पॉलीथीन कैरी बैग राज्य में पहुंच रहे हैं, बल्कि बेरोक टोक इनका उपयोग भी हो रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य की पर्यावरणीय स्थिति के दृष्टिगत पॉलीथीन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रवर्तन का जिम्मा जिन कंधों पर है, वे अपने दायित्व के प्रति कितने सजग सतर्क हैं। यहाँ एक बात का और उल्लेख करना समीचीन होगा कि तंत्र पॉलीथीन का विकल्प देने में नाकाम रहा है। यूं कहीं कि वह पॉलीथीन से उत्पन्न खतरों से आमजन को समझाने में भी नाकाम रहा है, तो अतिशयोक्ति नहीं है। पॉलीथीन को लेकर केवल जुबानी बातों से काम नहीं चलेगा, इस पर प्रतिबंध के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। साथ ही आम जन को भी जागरूक होकर राज्य में पॉलीथीन उन्मूलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। धन्यवाद।